नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनाव खत्म हो गए हैं। अपने अपने जो पोल थे, ओपिनियन पोल थे, एग्जिट पोल थे, उन सब के नतीजे भी आ गए। उसके बाद सरकार बन गई बम्पर वोट के साथ, बम्पर जीत के साथ एनडीए ने सरकार बना ली। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद अब तो सम्राट चौधरी साहब होम मिनिस्टर भी बन गए। तो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जिसे हमने कल कहा था कि बीजेपी की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। ये जो चुनाव हुआ, इस पर बहुत सारी एजेंसीज ने काम किया और अपने अपना ओपिनियन दिया। लेकिन हमारे मित्र हैं यशवंत देशमुख जी, मेरे भाई भी हैं। वो साल भर क्या कहिए कि 24/7 राउंड द क्लॉक ट्रैक करते रहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति को, और ऐसे ही बिहार की राजनीति को भी वो ट्रैक करते रहते हैं। वो लगातार अपनी रिपोर्ट भी देते रहते हैं। चुनाव हो ना हो, हिंदुस्तान के मिजाज को समझने का काम करते रहते हैं। चुनाव खत्म हो गए तो सबने कहा कि काम खत्म, बोरिया बिस्तर उठाइए, चल जाइए। लेकिन उनको चैन पड़ता नहीं। उन्होंने उस पूरे इलेक्शन को बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से एनालाइज किया है कि इस पूरे इलेक्शन का मायने क्या है, उसके ट्रेंड क्या है, जो वोट पड़े हैं उन सब का क्या मायने है। वैसे तो अभी देश में एसआईआर की चर्चा भी शुरू हो गई है, तो उस पर भी यशवंत जी से चर्चा करेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इम्पीचमेंट लाने वाले हैं इलेक्शन कमीशन को, वो भी देखेंगे। यशवंत, बहुत बहुत बधाई। आप जिस मतलब क्या कहना चाहिए, लगन के साथ, इंटरेस्ट के साथ, फोकस के साथ इलेक्शंस को और हिंदुस्तान की राजनीति को स्टडी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये रिपोर्ट में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते ही मैं थक गया। जितना आपने काम किया होगा तो कितना काम हुआ होगा उसमें, तो उसको बहुत अच्छे से आपने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं पढ़ूं उससे पहले आप मुझे बताएं, एक हमारे दर्शकों के लिए, कि क्या ट्रेंड आपको क्या समझ में आया, कैसे एनालाइज किया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है विजय कि आखिर पोस्ट पोल इसकी दरकार क्यों है, क्योंकि देखिए वो चुनावी सीजन में हम तो अब एग्जिट पोल और प्रिडिक्टिव से अपने आप को बाहर कर चुके हैं उस सर्कस से। लेकिन जनादेश तो आ गया। इलेक्शन कमीशन आपको ये बता देता है कौन जीता हारा, कितना वोट मिला, लेकिन जनादेश के पीछे ये तक भी नहीं पता लगता कि पुरुषों ने किधर दिया, महिलाओं ने कौन सा मुद्दा काम किया। तो पोस्ट पोल सर्वे उसके लिए बहुत जरूरी होता है, इन चीजों को समझने के लिए। और हमारा पोस्ट पोल सर्वे जो है ये दरअसल जो अभी तक जैसे सीएसडीएस का भी पोस्ट पोल सर्वे आता संजय भाई करते थे, उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पहली बार भारत में हमने इसको अलग ढंग से करने का प्रयास किया है। मसलन आपको पता है कि पिछले 1 साल से हम ट्रैकर लगातार आपको बता रहे थे, और तकरीबन इस प्रक्रिया में हमने 1 लाख मतदाताओं से साल भर में बात की। और पोस्ट पोल में जो फ्रेश लोगों से बात की वो तो किया, लेकिन उन 1 लाख के करीब मतदाताओं में से भी 10% के आसपास मतदाताओं को हमने वापस कांटेक्ट किया और उनसे ये जानने की कोशिश की, जब आपसे पिछली बार हमने बात की थी तब आपने अमुक मुद्दा बताया था, अमुक पार्टी को वोट देने की बात की थी, तो अभी क्या वास्तव में आपने ऐसा किया? अगर आप उस बात पे कायम रहे तो क्या क्या चीजें थी जिसके कारण आप कायम रहे? अगर आपने अपना बदला चुनाव, अपना जो भी तो उस निर्णय के बदलने पे उन्होंने बाद में आपने दूसरा निर्णय क्या लिया? और इतना ही नहीं, वो अगर बदलाव हुआ तो क्या कारण था आपके उस बदलाव का? तो ये अपने लिहाज से ये भारत की पहली अपने यहाँ की कोशिश है, जिसको बहुत मेहनत लगी, इसीलिए हमको 2 दिन एक्स्ट्रा लगा उस चीज को करने में। अन्यथा हमारी कोशिश ये रहती कि जिस दिन नतीजे आ रहे हैं उसी दिन आपको हाथ के हाथ ये बता दें, लेकिन हम उसको भी चेक करके, काउंटर चेक करके सारी चीजें लाना चाहते थे। तो ये अब आप सबके सामने है ये आंकड़े, और ये आने वाले समय में लंबे समय तक हमको, जब भी हम इन चुनावों को देखेंगे, उन चुनावों में जो जनादेश हुआ है उस जनादेश के मायने को समझने के लिए ये आंकड़े हमारे पास में हमेशा एक इतिहास के पन्नों की तरह से हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, बल्कि ये मुझे लगता है कि गाइडलाइन के तौर पर भी हो सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है या जो इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं या पूरे पार्टिसिपेशन में रहना चाहते हैं, उनको भी समझ में आएगा कि कैसे ट्रेंड बनता है, क्या लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, और इन नतीजों को भी समझने में कि कैसे ये नतीजे आए हैं, क्योंकि वो असली बात है कि उसको समझने में भी बहुत काम आता है। मैं तो उसको देखा तो बहुत गंभीरता से मेरे को समझ में आई बात। एक जो बात आपका जो अलग से नोट है, मैं सर्वे पे जो ट्रेंड आपने 10 बताए उस पर तो चर्चा करेंगे। आपने ट्रेंड में जैसे कहा कि भाई वोट के लिए कि एनडीए को 47% वोट मिले और एमजीबी को, महागठबंधन को 38% वोट मिले, और उसमें एलजीपी और कुशवाहा जी के वोट को भी आपने जोड़ा।
यदि मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि जैसे पिछले इलेक्शंस में दोनों को करीब करीब वोट बराबर मिले, 37.86 जो भी परसेंट मिला। अब इसमें हम 5% वोट इनके जोड़ लेते हैं पासवान जी के, पासवान जी के, और 1.5-2% वोट जो कुशवाहा को मिला वो जोड़ते हैं, तो 6.5% वोट होता है। तो करीब करीब 44% वोट पर वो खड़े हुए थे एक्चुअली एनडीए। तो उस हिसाब से क्या बहुत बड़ा बदलाव आप देखते हैं इसको? क्योंकि एमजी के बी के लिए भी आपने लिखा कि उनका वोटर जो है, ट्रेन में भी ये बात बताइए कि वो स्टे किया उनके साथ, जी है ना? तो ये जो 3% करीब करीब मान लेना चाहिए कि इतना बदलाव हुआ है, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो 3% बदलाव आपको ओवरऑल में दिख रहा है अंकगणित में, वो सोचने में शायद बड़ा ना लगे कि अगर आप अंकगणित की तरह जोड़ दें, लेकिन वो 3% ही एक सुनामी और एक नॉर्मल लहर के बीच का अंतर बयान करता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि अंक भले ही ओवरऑल वैसे दिखे, लेकिन अंक के अंदर का जो सामंजस्य है वो बहुत बदला है। मसलन महिलाओं वाला मुद्दा और युवाओं का मुद्दा, हमने चुनाव के पहले ट्रैकर में आपको एमवाई बोला, इन दोनों को ही अब हर कोई अपने अपने तरीके से एनालाइज और बोलने की कोशिश करता है। दो चीजें इस पोस्ट पोल में जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने आई, उसमें पहली चीज तो ये कि युवाओं में, पुरुष युवाओं में, जिनके अंदर कोई जंगल राज वाले का कोई महत्व उनके अंदर नहीं रह गया उस तरीके से, उसमें तेजस्वी यादव को ज्यादा वोट मिले। अब ये बात, क्योंकि लोग कहते हैं युवाओं ने वोट दिया, युवाओं ने वोट दिया, बात सही है, लेकिन पुरुष ने, लड़कों ने वोट दिया। होता क्या है कि आप जब किसी भी जाति, धर्म, आयु, ऑक्यूपेशन, किसी भी उसकी बात करते हैं, तो अक्सर हमारे यहाँ पे हम इस बात को भूल जाते हैं कि उसका एक आधा हिस्सा महिलाओं का है, लड़कियों का है। युवाओं के अंदर भी आधा युवा महिलाओं का हिस्सा है। वो हिस्सा जो भूल जाते हैं लोग, इन चुनावों ने डंडा मार करके को बोला है कि देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो तेजस्वी यादव की लीड युवा पुरुषों में थी, उसकी मल्टीपल टाइम्स की लीड युवा महिलाओं में नीतीश कुमार की दिखाई, नीतीश कुमार की जी। तो उससे एक चीज साबित हुई, वो ये कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जिसको हम कहते हैं, जो कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, वो पुरुषों में, युवा पुरुषों में बिहार के नहीं थी, लेकिन युवा महिलाओं में थी। यानी उनकी माताओं ने उनको वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नीतीश कुमार की पॉजिटिविटी की और जंगल राज की नेगेटिविटी की वो पास ऑन की। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको रणनीतिकार, चुनाव के जो लड़ने वाले लोग हैं, वो उसे समझना चाहे तो समझे दोनों तरीके से। पहली बात कि जो विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप अगर केवल पुरुष प्रधान समाज के आप सोचेंगे तो अब वो जमाना लग गया। अगर बिहार में महिलाओं ने अपने परिवार, अपने पति, पिता, पुत्र, इन सब भाई, इन सब के बियॉन्ड जाके कुछ और वोट दिया है, तो बचे हुए भारत में तो 100% ये चीज कॉपी होने वाली है। क्योंकि आप कैसे भी देखें तो उस तरीके से बिहार में आप उम्मीद नहीं करेंगे कि महिलाएं अपने परिवार के बियॉन्ड कुछ और वोट दे दें, पहली बात है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर महिलाएं इतना बड़ा मुद्दा बन रही थी, तो विपक्ष की लीडरशिप में महिलाएं गायब क्यों थी? भाई, तेजस्वी यादव जी के पास में तो मीसा भारती भी थी, रोहिणी आचार्य भी थी, बाकी बहनें भी थी, राहुल जी के पास में प्रियंका गांधी जी भी थी। उनको क्यों नहीं प्रयोग किया गया? अगर इतना बात साफ समझ में आ रही थी कि महिलाओं का बात लड़ रही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का प्रियंका जी ने इतना जबरदस्त कैंपेन यूपी में किया था, उनकी एक गुडविल जनरेट हुई थी, क्यों नहीं प्रयोग किया गया? एक सवाल। दूसरी चीज, जो सीख एनडीए के हिसाब से अभी क्या है, जीत के उसमें बहाव में एकदम लेफ्ट, राइट और सेंटर, हम सब जीत गए, हम तो 200 हो गया वाले अंदाज में मामला तलेगा कि महिलाओं ने जिता दिया, बम 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 बम, ठीक है। लेकिन युवा पुरुषों ने वोट नहीं दिया उतना ज्यादा आपको, इसका अर्थ एक है, जो कि एक और सवाल में बहुत स्पष्टता के साथ में लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा ये बना हुआ है। अब अगर सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, दोनों ही तरीकों से, तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि महिलाओं ने वोट दिया है,
लेकिन उनके लिए मुद्दा बेरोजगारी है, क्योंकि उनके भाइयों को, उनके पतियों को, उनके पिताओं को राज्य छोड़ के दूसरी जगह नौकरी करने जाना पड़ता है, रोजगार ढूंढने जाना पड़ता है। तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो बजाय इसके कि वो ये अब इस मुद्दे को कहे झाड़ के, ये मुद्दा ही नहीं है, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर वो यही करने वाले हैं तो इस पोल पोस्ट पोल के उस लाइन को समझ ले कि युवा पुरुष मतदाताओं ने तेजस्वी यादव को ज्यादा वोट दिया है, उनके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अगर आप इसका कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो अगली बार आप समस्या में आएंगे। बेसिक बात यह है। तो दोनों ही लोगों को समझने की बहुत बात है। जो इनसे सार को गही रहे, थोथा नहीं उड़ाए, उड़ा ले, ठीक है। होता क्या है कि थोथा थोथा गही रहे और सार नहीं उड़ाए तो वो समस्या जो हो जाती है, वो उसी का नाम आज की तारीख में चुनावी पंडितरी रह गया है। लेकिन आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने नोट में कही है। आपने लिखा कि इट्स अनवाइज टू राइट ऑफ तेजस्वी। अभी तो सब लोग बेचारे भूल ही गए, 20-25 सीटें आई, आपने उनका बिल्कुल बंटाधार, मतलब बिहार के चुनावों में हो गया सीट वाइज। हम देखें वोट में तो फिर भी अच्छा हुआ है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि अब तो ये खत्म हो गए, इनका कुछ बचा नहीं। और यशवंत जी कहते हैं कि इट्स अनवाइज टू राइट ऑफ तेजस्वी। राजनीति में राजनीतिक ऑबिचुअरी लिखने का काम जिन्होंने जब किया है उन्होंने केवल अपने हाथ जलाए, मतलब किसी के लिए भी लिखा जाए। ये फील्ड ऐसी है जिसमें कभी भी किसी के लिए भी जो है वो ऑबिचुअरी लिखने का काम नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत क्लियर है। एक बार जैसे विजय जी आप ये देखिए, 2 सीट पा करके 1984 में बीजेपी आई थी, तब भी सबने मर्सिया लिख दिया था उनका, लिख दिया ना। अडवाणी जी के समय में 2009 में जो स्थिति हुई, उसके बाद में कितने लोगों ने 2014 की कल्पना की। आज 3 चुनाव बैक टू बैक कांग्रेस हार गई। मैं सीटों पे नहीं जाता, मतलब वो 99 रह गई कि 45 रह गई, लेकिन सच्चाई यह है कि 20% वोट आज भी 5वां भारतीय कांग्रेस को वोट देगा। अब जिस पार्टी को 40% के आसपास वोट मिल रहे हैं, 37% आप उसे राइट ऑफ कर दे, तो मुझे लगता है कि ये समझदारी की बात नहीं होगी। क्योंकि दोनों के बीच में अगर 9% का गैप है, इसका अर्थ यह है 4.5% स्विंग की दरकार तेजस्वी जी को है अगले 5 साल में स्विंग कराने की। अब वो एम्प्लॉय प्लस में या नए तरीके से क्या वो अपने आंकड़े जुटाते हैं, क्या वो आगे काम करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। राइट ऑफ तो मैं प्रशांत किशोर को भी नहीं कर रहा हूँ, कर ही नहीं सकता हूँ, किसी को नहीं कर सकता हूँ। राइट ऑफ करना तो बहुत दूर पर, कोई करे तो समझदारी की बात नहीं है जी। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने उसमें किया है, नोट में लिखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक ये है कि हु फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। तो हु फॉर्मिंग द गवर्नमेंट का मतलब मैं समझता हूं कि ये परसेप्शन कौन कैसे बना रहा है। ये तो मोटे तौर पर परसेप्शन का सवाल है मेरे ख्याल से, आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो ये भी ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैसेज के तौर पे भी देखा जा सकता है। आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? और क्योंकि आपने एक और चीज जोड़ी उसमें कि 54% वोटर्स पहले डिसाइड कर लेते हैं, 15 दिन पहले या 1 महीने पहले। तो ये परसेप्शन और ये क्या दोनों एक साथ चल रहे हैं या कंट्राडिक्शन आपको लग रहा है? देखिए, परसेप्शन में जिन लोगों का ज्यादातर तो ये मायना होता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो जीतेगा। ये भी इसका क्रॉस स्टेप हम लोग लेते हैं समझने के लिए कि कितना आत्मविश्वास कितना ज्यादा है कि हमारी पार्टी जीतेगी जिसको हम वोट दे रहे हैं। लेकिन उसके इधर एक माहौल की बात हम लोग सवाल ये 2 बार पूछते हैं। एक बार ये सवाल पूछते हैं कि आपके अपने इलाके में कौन जीत रहा है आपके हिसाब से, और दूसरा हम ये पूछते हैं कि आपके हिसाब से राज्य में किसकी सरकार में। कई बार होता है कि उसमें परसेप्शन होता है हमारे यहाँ तो ये जीत रहा है लेकिन अगल बगल में वो, ये भी एक होता है मोटे तौर पे समझने के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है समझना कि राज्य में लहर या हवा किसकी है, किसके बारे में लोग ज्यादा सोच रहे हैं, और तो वो परसेप्शन से ही बनेगा ना। हाँ, परसेप्शन पे गेम चलता है। लेकिन मैंने कई बार ये पाया इस सवाल को रखने के पीछे ये भी रहा है कि कई बार हमने ये पाया है कि जिसे लोग कहते हैं कि हम परसेप्शन बना रहे हैं, अब परसेप्शन बनाने वाले में लोग नहीं होते, मतलब जिन्हें हम एक यूजुअल सस्पेक्ट मानते हैं ना कि इन्होंने परसेप्शन बनाया। जनता अपने लिहाज से सोचती है, करती है, जितनी चीजें समझनी होती है उतनी ही समझती है। और उस परसेप्शन के गेम में अब देखिए प्रशांत किशोर जी हमारी ट्रैकर में 3% से 2% से बढ़ के 22-23% पहुंचे। यहां तक कि पोस्ट पोल में भी जो लोग उनको वोट नहीं दे रहे उसमें भी करीब 10% लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो बनते।
ठीक है। लेकिन बाइपोलैरिटी का मुद्दा आते ही जैसे ही उनके समर्थकों को लगा कि इनको वोट देने का मतलब इनको जिताना, तो वो वापस यू टर्न लेकर के नीतीश कुमार के पास में चले गए। तो ये जो पोलिंग वाले थे 10% लोग कह रहे हैं कि हम उनको देना चाहते हैं, वोट पड़ रहे 3.5-4%। इसका मतलब 6-6.5% लोगों ने वहां। एक सवाल जो आपने जिक्र किया कि कब आपने तय किया, ये हम पूछते हैं कि आपने आखिर वोट देने का मन कब बनाया। उसमें बड़ी तादाद में प्रशांत किशोर के समर्थक थे जिन्होंने आखिरी दिनों में 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर उन्होंने अपना मूड बदला और उन्होंने जीतने वाले इक्वेशन पे वोट दिया। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी कि एक बड़ा हिस्सा पहले से मन बना के बैठता है, लेकिन जो पहले से मन बना के बैठता है वो इंस्टीट्यूशनल वोटर है। उसकी जो प्रतिबद्धता है वो संगठन या किसी नेता विशेष से प्रतिबद्धता, ये आइडियोलॉजी जो भी है, आइडियोलॉजी से। हाँ, जो लोग लेट मूड बनाते हैं उनकी प्रतिबद्धता मुद्दों से अक्सर प्रभावित होती है। ये मुद्दा उठा तो हम इसके ऊपर ही करेंगे। लेकिन इन आंकड़ों से यह पता लग रहा है कि मुद्दों की प्रतिबद्धता पर भी ये बात ज्यादा हावी होती है कि दूसरा न जीत जाए। जी, हम मूलतः लोग अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। हम वोट किसी एक्स को देना चाहते हैं, लेकिन अगर वो एक्स रेस के बाहर हो गया तो लोगों को ये क्लैरिटी है कि हम किसको नहीं जीतने देना चाहते। भले इस बात की क्लैरिटी थोड़ी कम हो कि हम किसको जीतने देना चाहते हैं बहुत सारे लोगों को। तो ये एक नेगेटिव वोट सेंटिमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम साल भर बाइपोलर इलेक्शंस में तो खासतौर से हो जाता है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी के लिए भी बाइपोलर इलेक्शन, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, मैंने कहा था कि बाइपोलर इलेक्शन होगा तो प्रशांत जी के लिए क्या जगह बचती है। एक ये चीज समझाइए, आप इतने 20-25 साल से इलेक्शंस को देख रहे हैं, ये हमारे दिमाग में, मतलब सब लोगों के, हिंदुस्तानियों के मोटे तौर, पता नहीं मुझे दुनिया में भी आप देखते हैं, ये टेंडेंसी कितनी डेमोक्रेसी के लिए फायदेमंद है कि हम सोचते हैं कि वोट हमारा केवल जीतने वाले के लिए दिया जाए, खराब ना हो, जैसे आप कह रहे हो ना कि खराब ना हो। वोट खराब वोट का पर्पज जिताना तो है, लेकिन इसको इस तरह से लेना जिसका नुकसान प्रशांत किशोर को होता है, या जिसका नुकसान कभी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर लोग समझते हैं कि भाई उनको दे देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी या नहीं जीतेगी, मतलब ऐसे जो खासतौर से छोटी पार्टियों को लेकर इस इलेक्टोरल बिहेवियर को आप कैसे देखते हो? फिर मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि एक डिफरेंट तरीके का बिहेवियर है। ये थोड़ा अलग है जैसे, लेकिन ये केवल भारत का नहीं है। जैसे हम अमेरिका में भी जब सर्वे करते हैं तो हम वहां पे एक हम लोग का सवाल है जिसको हम लोग ट्रैकर में रखते हैं, जिसमें हम असल में ये पूछते हैं कि आप अमेरिका से आपके साथ किसी एक एपिसोड में हमने उसको दिखाया भी था सवाल को कि आप किसको वोट दे रहे हैं, ये छोड़ दिए, ये बताइए कि कोई एक ऐसी पार्टी या नेता है जिसको आप मर भी जाएंगे तो वोट नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। हाँ, इतनी नफरत करते हैं या इतना उसके एंटी है। तो ऐसे अमेरिका में है। डेमोक्रेट बड़ा हिस्सा है, मर भी जाएंगे तो हम रिपब्लिकन्स को नहीं देंगे, रिपब्लिकन्स का बड़ा हिस्सा हम डेमोक्रेट को नहीं देंगे। उसी तरह भारत में भी अच्छी खासी वो आबादी है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मैंने यूनिकनेस ये भी देखी कि बहुत यहाँ बड़ा, पर आपने ये सवाल इस ट्रैकर में, पिछले ट्रैकर में भी किया था, तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार में भी, जब आपने कहा कि 2 ही लोग होंगे तब भी किसको वोट देंगे कि नहीं देंगे, तो उसमें नीतीश कुमार को आपने देखा होगा 6% की लीड मिल गई थी, 5% की लीड। तो ये हिस्सा है भारत में, लेकिन मोटे तौर पे एक बड़ा हिस्सा भारत में तकरीबन हमने देखा है 25 से 35-40% तक भी कई राज्यों में, जो कहता है कि नहीं, हमको नफरत नहीं है किसी से, हम जा सकते हैं, हमको नफरत नहीं है किसी से। अब ये वही बीच का वोटर है जो दरअसल इलेक्शन स्विंग करता है किसी मुद्दे वोटर या स्विंग वोटर जिसे आप कहते हैं, वो स्विंग करता है। और अगर आप मोटे तौर पे माने कि 1/3 कि भाई 1/3 इधर की तरफ, 1/3 इधर की तरफ और 1/3 बीच का एक स्विंग वोट है, वो स्विंग वोट कोई नए मुद्दे से, नए नेतृत्व से, नई बात से कोई प्रभावित कर ले जाए। जैसे 5 साल पहले उस स्विंग वोट का बड़ा हिस्सा तेजस्वी यादव ने नौकरी देने के वादे पे प्रभावित किया। अब इस बार बड़ा हिस्सा उसका 10,000 की योजना के कारण नीतीश जी प्रभावित करने में काम है। उन्होंने रिबूट का बटन दबा दिया कि भाई देखो, याद रखो मुझे, मैंने इतना कुछ किया, साइकिल दी, पोशाक दी, ये दिया, वो दिया, और अब मैं ये दे रहा हूं। तो लोगों की एकदम मेमोरी रिफ्रेश हो गई, महिलाओं की। उनको एकदम से, जिसे कहते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर वही वाले अंदाज में एकदम से वो रिकनेक्ट हो गया। अब वो ये इन सब के बावजूद भी मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि एक जंगल राज का वो एक परसेप्शन तेजस्वी यादव के ऊपर भारी पड़ता है। उसमें उनका उसमें आपका दिखता है ना कि जैसे आप ट्रेंड, जो पहला ट्रेंड ही है वुमेन एंश्योर्ड
एनडीए स्वीप आपने कहा कि जो एनडीए को स्वीप मिली है वो महिलाओं की वजह से मिली है, मतलब, और वो 14% का एक मार्जिन उसमें दिखाई दे रहा है महागठबंधन में और एनडीए में, जहां पर करीब करीब 50%, 49.6% महिलाएं एनडीए के साथ दिख रही हैं, 35.6% वो दिख रही हैं, और टोटल में भी देखें तो भी 8% से ज्यादा का। तो ऐसा क्या, आपने अभी एक चीज कही कि विपक्ष ने देखा नहीं कि महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है, प्रियंका जी को मिला है, मीसा थी, रोहिणी थी, तो यहाँ तो एनडीए के गठबंधन में एक भी फीमेल लीडर नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब लोग, मतलब सभी मेल लीडर्स हैं, योगी आदित्यनाथ, एक भी फीमेल लीडर नहीं है। नीतीश जी भारी पड़े, मैं वही कह रहा हूं। अब उसकी काट तेजस्वी यादव नहीं हो सकते थे इमीडिएटली, क्योंकि जो आरजेडी, जैसे मैं तमाम अपने पत्रकार मित्रों की जो बात भी करता था, जो फील्ड में है, खुद भी गया था, लेकिन जब लौट के आते थे पटना में सबसे मुलाकात होती तो पूछता था, जो खासतौर पे आरजेडी की रैली कवर करके आते थे, सबका एक ऑब्जर्वेशन जरूर होता था कि यार वो आरजेडी की रैली तो ठीक है, रैली के जाते हुए आते समय जो जिस अंदाज में ये लोग निकलते हैं लहरते हुए, वो लोगों को आतंकित करते हुए जैसे निकलता है। और कई जगह पे लोगों ने बोला कि लोग ये कहते हैं कि देखते हुए मोटरसाइकिलों का कि अभी आए नहीं ये पावर में तो ये भी हाल है, तो आ जाएंगे तो क्या, मतलब वो जंगल राज के परसेप्शन को रिवाइव करता है, परसेप्शन को रिवाइव करता है। अब ये चीज तेजस्वी जी के या राहुल जी के समर्थकों में या उनके स्ट्रेटेजिस्ट में क्यों नहीं इस चीज पे काम किया कि भाई कुछ चीजें ही तो है, आपको उस परसेप्शन को तोड़ के अगर निकलना है तो 2-3 चीजें करनी होगी। नंबर 1, आपको अपने स्वयं के हाव भाव, बातचीत करने के लहजे को सौम्य, विनम्र और अच्छा रखना पड़ेगा। नंबर 2, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो रैलीज या जो भी जमावड़ा हो रहा है, उस जमावड़े से ये मैसेज न जाए कि आप उद्दंड और उसी तरीके के पूरी चीजों को वापस ला रहे हैं। तीसरा, आपके प्रवक्ता जो शांत सौम्य होने चाहिए, अच्छी भाषा में बात करें जो आपको तोड़े, न कि आपकी पुरानी शैली को दोबारा उस तरीके से करें। ये 3-4 चीजें एक बेसिक, जिसे कहें हम, इलेक्शन स्ट्रेटेजी की है या पब्लिक साइकोलॉजी को समझने की है, तो कोई भी बता सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक बार बताइए, इसमें हम और आप जैसे पत्रकारों का भी कोई वो नहीं है, राह चलता इंसान बता देगा कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। इसमें सबको पता होता है क्या चीज को अच्छी लग रही है, क्या नहीं अच्छी लग रही है। तो इसको मैनेज करना इतना कठिन काम क्यों होना चाहिए, ये थोड़ा सा ये इसमें आपको एड ऑन करता है ना। जब आपने जंगल राज के सवाल पर बात की है, तो उसमें जो मेल्स फीमेल्स का जो रेशियो में डिफरेंस आ रहा है, मतलब ऊपर वुमेन एंश्योर तो अलग है, लेकिन एनडीए में जो 18 से 24 साल के बच्चे लोग हैं, युवा है, वो 41% उनको दे रहे हैं एनडीए को, और 43% दे रहे हैं महागठबंधन को। लेकिन फीमेल्स में 50% है एनडीए के साथ और 33% है महागठबंधन के साथ। अब ये वो 10,000 वाले नहीं है, ये मुझे लगता है कि उनको वो जो जंगल राज का परसेप्शन प्लस ये कैंपेन में जिसको आप जिक्र कर रहे हैं कि कैंपेन या रैलियों में जो बिहेवियर है, लॉ एंड ऑर्डर, विमेन सेफ्टी से ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसमें ये कतई किसी को अपने मन में वो संदेह इसमें नहीं रखना चाहिए। और एक बात और इसमें देखिए, जो पोस्टपोल से हमको चीज पता लगी कि 10,000 स्कीम कह लीजिए, नीतीश जी के लिए गुडविल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो डेविएशन फीमेल वोटर्स का है उसी प्रपोर्शन में वो डेविएशन यादव महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं में भी दिख रहा है। प्रपोर्शन वो भी जी, उसको भी मैं देख रहा हूँ। ओवरवेलमिंग वो महागठबंधन के लिए है, लेकिन प्रपोर्शन वही है। तो ये इमोशनल कनेक्ट नीतीश जी के कारण केवल 10,000 ही हो गया है, ये कह करके कि अरे ब्राइब कर दिया है, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा ना बहुत हल्के में लेना हो जाएगा। केवल 10,000 इम्पोर्टेंट है। जब आप बता रहे हैं कि फीमेल्स है नो बाउंड्रीज, तो उसमें मुस्लिम में 18% मुस्लिम महिलाएं एनडीए के साथ, और उसको मैं नीतीश कुमार जी के लिए मानूंगा। हर 5वीं मुस्लिम महिला ने नीतीश कुमार को वोट दिया है, और यादव भी 16% है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये चीज जो क्या होता है, जब लोग बड़े आंकड़े बोलते हैं, अरे 100 में 80 उधर ही दे रहे हैं, 100 में, अरे भाई साहब 100 में पहले 90 देते थे, अब 80 दे रहे हैं, तो कहीं 10% आपका नुकसान हुआ है ना, आप उसको भी तो समझिए। तो दोनों तरफ को, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको बोला, एक बड़ा हिस्सा जो अपोजिशन को समझने वाला है कि देखिए, आपके उस पुराने ट्रैक रिकॉर्ड या पुरानी ब्रांडिंग या पुराने उसके कारण और नीतीश कुमार की अपनी गुडविल के कारण महिलाएं आपके जातिगत खेमे की भी गई है। पहली बात तो आप
बीजेपी और एनडीए को समझ में आना चाहिए कि भाई साहब युवा पुरुष गए हैं उधर, रोजगार वाला मुद्दा है उनके लिए, आप झाड़ू लगा करके कारपेट के नीचे आप उस मुद्दे को नहीं कर सकते हैं, आपको उस मुद्दे से आज नहीं तो कल डील करना ही पड़ेगा। मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे इस बात का भी जब से हमारे आंकड़े आए कुछ महामहिम लोगों का ये भी आया कि ये बेकार की बात है कि युवाओं ने जो है तेजस्वी को वोट दिया है और ऐसा कोई नहीं है और सब एक तरफा है, सब वो झाड़ू लगाने वाली बात। भाई ऐसा है ना, बेकार की बात तो ठीक है, मेरे पास में कार भी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं बेकार की बात करूंगा, लेकिन सवाल ये है कि कार में एक लाल बत्ती लगी होती है और अक्सर जब तक लाल बत्ती लगी होती है तो इंसान बेकार की चीजें नहीं देखना चाहता, वो लाल बत्ती उतरने के बाद में ही जो है अक्सर समझ में आता है। दोनों लोग समझे ना, मेरा ये कहना है कि बीजेपी अनएम्प्लॉयमेंट 67%, अनएम्प्लॉयमेंट का आपका इशू तो मतलब मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू है, जिसमें 67% महिलाओं में भी, उस मामले में महिला पुरुष भेदभाव नहीं, आप ये देखिए दोनों में। अगर तो महिलाएं कहती कि मैंने 30% ही महिलाओं ने बोला होता है या 40%, और पुरुष ने बोला होता है 60-70%, लेकिन अगर महिला और पुरुष दोनों ही लगभग 2/3 बोल रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, तो आपको उसे टैकल करना पड़ेगा, आप उससे मुंह मोड़ के भाग नहीं सकते। तो ये दोनों ही लोग समझे इस बात को, राजनीति सही दिशा में जाए। प्रशांत किशोर दरअसल ये दोनों ही मुद्दे उठा रहे हैं। अब देखिए, अगर आप ऐसे देखें तो मुद्दों की बात इन चुनाव में प्रशांत किशोर ने की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नैरेटिव तो उन्होंने गढ़ा, उस नैरेटिव का दरअसल लाभ एनडीए को हुआ। मैं ये भी कहूंगा कि लोगों को जो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे वापस लाए, लोग उनकी ओर उद्यत हुए, लेकिन जब मामला बाइपोलर हो गया तो उनको लगा इस मुद्दे पे ये तो पूरा ही बुड़ो देंगे, इससे तो बेहतर ये है कम से कम ये कुछ काम कर लेंगे, उस वाले अंदाज में बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं। एनडीए के जैसे कुछ लोग मिले मुझे यशवंत जी, जो अपना ये अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं उन पे भी चर्चा कर रहा था, तो बोले कि आप कह रहे हैं 67% है, 65% है, व्हाटएवर। बोले यदि इतना ही होता तो फिर हमें वोट क्यों दिया उन्होंने? यदि वो इतना नाराज है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इतना बड़ा इशू है, तो वो यूथ ने क्या 65% यूथ ने वोट दिया है एमजीबी को, तेजस्वी को? उसका जवाब ये है कि जब आप मतदाताओं से ये पूछते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, या आपकी लाइफ में भी आसपास क्या बड़ा मुद्दा है, लोग मुद्दे बताते हैं। ठीक है, मुद्दे बताने का अर्थ कतई ये नहीं है, परेशानी बताने का अर्थ ये कतई नहीं है कि वो उसका सॉल्यूशन अपोजिशन में देख। मुद्दे उन्होंने, मैंने बोला ना, प्रशांत किशोर के बताए हुए मुद्दे लोगों ने बोले, लेकिन जब बाइपोलैरिटी की बात आ गई तो तेजस्वी यादव के बजाय उन्हें नीतीश कुमार में उसका सॉल्यूशन ज्यादा दिखाई दिया कि प्रशांत किशोर जीतने और कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मुद्दा ये इंपॉर्टेंट है, और इस मुद्दे में अगर इन दोनों को चुनना है तो इसमें उनकी लोकप्रियता से ज्यादा विश्वसनीयता, अगर ये हम फैक्टर बोले, क्योंकि लोकप्रियता वाला जो मसला था उस नंबर पे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से ज्यादा स्कोर कर रहे थे पूरे समय जी। ठीक है, लेकिन हमें तो ट्रैक किया उनको आगे। विश्वसनीयता इंपॉर्टेंट है, लोगों की ऊब भले ही थी, नाराजगी नहीं थी। आपको याद है पूरे ट्रैकर में मैं बार बार ये बात को बोल रहा था कि नीतीश कुमार के साथ में नाराजगी नहीं, थकान है, ऊब है। जब बाइपोलैरिटी आएगी तो वहां पर मामला लोग बहुत ब्लैक एंड व्हाइट पे फिर चूज करते हैं ना, कि हमको ये ज्यादा डिलीवर कर देगा, ये नहीं करेगा, ये वैसे कंपैरेटिव भी हो जाता है कि इट्स बेटर देन दैट, तो वो भी हो सकता है उनको। आपने पीके की बात की, प्रशांत किशोर जी, वो बड़े इस पूरे इलेक्शन में वो रहे, हालांकि रिजल्ट में तो वो कहीं नहीं दिखाई दिए बहुत ज्यादा। आपका जो ट्रैकर था वो हमेशा प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाता रहा, वो 3% से 22-23% मेरे ख्याल से लास्ट था जिस पर रहे थे एज ए सीएम फेस। अब आपके पास वो जब इलेक्शन के दिन आप कह रहे हैं 9% पर वो आ गया गिर के, यदि मुझे समझ में नहीं आया तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दें। वोट उसमें भी नहीं पड़े, वोट उतने भी नहीं पड़े, वोट तो 3% पड़े हैं, वोट 3.5% पड़े हैं, तो इसका मतलब 6% के आसपास उनका जो उस दिन का भी वोटर था वो भी उनको वोट डालने नहीं है, वोट नहीं डालने। तो इसको कैसे आप देखते, क्या केवल बाइपोलर इलेक्शन की वजह से, या लोगों को लगा कि भाई ये तो केवल ऐसे ही है मैदान में, ठीक है, हमें तो जो इशू है हमारे या जिसके साथ चलना है उसी के साथ चलना है। लोग कहते रहे कि रैलियां बहुत की उन्होंने, बहुत सफल रहा, 3 साल उन्होंने इलेक्शन को लड़ा भी है, मतलब गांव-गांव गए भी हैं, इशू भी दोनों बड़े इशू उठाए उन्होंने, रोजगार का, शिक्षा का, और आपका ट्रैकर भी कह रहा है, तो फिर कैसे भरोसा करेंगे सर वोटर पे? देखिए, वोटर इतनी आसानी से जनरली भरोसा नहीं कर पाता, भरोसा कह ले या दूसरे का नेगेटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
प्रशांत किशोर का एक फायदा हुआ इस वन साइडेड जनादेश से, जिसमें वो बिल्कुल रजिस्टर नहीं करता। उसका फायदा क्या हुआ, फर्ज कीजिए कि अगर ये बहुत क्लोज कंटेस्ट होता और बहुत क्लोज कंटेस्ट में पार्टी ए या पार्टी बी बस जस्ट अबाउट 1500 और प्रशांत किशोर सीट भले ही न जीतते, लेकिन 20-50 सीटों के ऊपर उनका होता कि इन्होंने फलाने को हरवा दिया, तो उनकी ब्रांडिंग पूरी तरह हो जाती कि ये वोट कटवा है। और वोट कटवा की राजनीति वाली ब्रांडिंग से कोई भी उबर नहीं पाता, ठीक है ना। अभी मुझे लगता है कि इस वन साइडेड जीत के कारण कम से कम उनके ऊपर यह आरोप नहीं लगेगा कि वोट कटवा है, ठीक है। दूसरी चीज कि उनको जो भी उन्होंने प्रयास किया वो बिना किसी लेगेसी के किया। उनके पास में पार्टी का संगठन वगैरह कुछ भी नहीं था। और उनको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि तेजस्वी यादव का बेस कहीं नहीं जाने वाला। तो ये नहीं होने वाला है कि तेजस्वी यादव के बेस में से वो कल के दिन कुछ काट पीट ले, गुड़ा बटा कुछ कर पाएंगे। मेरा मानना है कि जो कुछ भी 60% बचा हुआ है एक तरह से बिहार में, जो जिसका बहुत बड़ा हिस्सा तकरीबन 50% एनडीए के खाते में गया, हाँ, वही हिस्सा है जहां पे वो आगे पीछे राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि उस हिस्से में से ही 10 में से 7 वोट इनकी ओर आ रहे थे। जब हमने एनालिसिस की, हमने हमेशा ये बताया कि बड़ा हिस्सा एनडीए के ही वोटर्स का वो काट रहे हैं, उनके पास में आ रहा है। और एनडीए के वोटर वापस गए, उनकी स्वीप हो गई। अब आगे वो दोबारा जब प्रयास करेंगे तब भी ये खतरा हमेशा रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर शायद ये पड़ जाए कि अगर अगले चुनाव में नीतीश जी नहीं होते मुख्यमंत्री पद के दावेदार, तो क्या वो मैग्नेटिज्म उन वोटर्स का बना रहेगा? हाँ, ये इस ध्रुव की ओर ये थोड़ा सा खतरा नंबर ये बड़ा रहेगा। तो एक कहीं ना कहीं वो उसमें एक ओपनिंग अपनी देख पाएंगे, जहां पर शायद एक बड़ा हिस्सा एंटी आरजेडी वोटर्स का ऐसा भी निकल के आए जो बोले कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, या वैसे कि भाई बहुत एक तरफा हो गया, या वैसा, या जो ऊब है वो भी एंटी इनकम्बेंसी में बदल जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है मूड भी बन जाए एंटी इनकम्बेंसी में। कल के दिन हो सकता है कि वो बहुत अच्छा लड़े, कुछ और नया निकले, हो सकता है वो वोट कटवाई हो जाए। ये लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि अगले 5 साल वो करते क्या। जैसे आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि जनवरी से वो एक और यात्रा करने जा रहे हैं। अच्छा, स्वागत होना चाहिए, क्योंकि हारने के बाद में मैं तो चाहूंगा तेजस्वी विजय। भाई तेजस्वी यादव के लिए अगर मैं उनका सलाहकार होऊंगा तो मैं तो उनको बोलूंगा कि अगला आपका सेशन शुरू होने से पहले आप धन्यवाद यात्रा पे जाइए। जिन 37-38% लोगों ने, बिहारियों ने आपको वोट दिया, आप उनको धन्यवाद बोलिए। हर सीट पे जाइए, आकलन कीजिए, उस सीट पे अपने हारे वाले उम्मीदवार के पीठ पे हाथ रखिए, उसको बोलिए 5 साल की लड़ाई और करनी है। थोड़ा सा आप उनको बता देंगे तो शायद ज्यादा मदद हो जाएगी कि जो 75% वोटर है वो एनडीए के साथ स्टे किया, जो एनडीए का वोटर था, और 70% भी महागठबंधन के साथ जुड़ा रहा, मतलब जो उसका वोटर था। तो ये तेजस्वी के लिए अच्छी बात है। दूसरा जो 19% वोट महागठबंधन का था वो एनडीए के पास गया, मतलब जो वोटर था, लेकिन 15% एनडीए का वोटर भी एनडीए के पास आया। तो ये तो एक बड़ा उनके महिलाओं वाला गया, पुरुष युवाओं वाला आया, यही स्वैप हुआ ना। तो जो आपको गेन हुआ उसको बना के रखिए, जो आपका नुकसान हुआ उसको पलटने के लिए काम कीजिए। लेकिन एक बार फिर से मैं पीके फिनोमिना को समझना चाहता हूँ। 2-3 चीजें, मतलब जो आया नतीजा वो तो ठीक है। आपने कहा कि वो वोट कटवा नहीं बने, उनकी इमेज हो जाती। ये उन्होंने चाहकर तो किया नहीं कि वही वोट कटवा नहीं बनूं, वो तो मिले ही नहीं वोट उनको। मैं इसलिए उनको इसकी क्रेडिट नहीं देता, सॉरी टू से, ठीक है। दूसरी बात, उनको क्या-क्या नुकसान, यदि उनके दोनों बड़े इश्यू थे, उसको हमने समझ लिया। लेकिन क्या ये पहला इश्यू था कि जब वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे, तो ये लगा कि वो एनडीए के मतलब स्पॉन्सर के तौर पर या एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब वो खुद विथड्रॉ कर गए, तो लोगों को लगा ये खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इस चुनाव का क्या मतलब है। तीसरी बात, जब उन्होंने कहा कि तेजस्वी की बजाय मैं नीतीश कुमार को पसंद करूंगा, तो ये जो तीनों चारों फैक्टर्स हैं, इसको आप पीके के लिए, प्रशांत किशोर के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, तीनों ही चीजों पे, एक तो जब जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया कि अगर तेजस्वी और नीतीश कुमार में चुनना होगा तो विदाउट एनी डाउट नीतीश को चुनूंगा। अरे उस दिन ये बात बोली थी कि ये एकदम मैसेजिंग की तरह लग रहा है जो भी उनके वोटर या सपोर्टर हैं, कि भाई अगर मेरे कारण, मेरे उम्मीदवार के कारण ये जीत रहे हैं तो आप उधर वोट दो। हाँ, ये उस तरीके के एक मैसेजिंग थी। दूसरा,
दूसरा, उन्होंने जिस दिन ये बोला, एक बहुत विचित्र सा बयान दिया कि मेरे अगर एमएलए कम आएंगे तो भाग जाएंगे, बिक जाएंगे, ऐसा एमएलए भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि भाग जाएंगे। उस दिन मुझे लगा कि बहुत स्ट्रांगली उन्होंने मैसेज दिया कि आप वोट बर्बाद मत कीजिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से आकलन ये। अब इसके पीछे कारण उनका क्या था, उनकी राजनीतिक सोच क्या थी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे उन्होंने इलेक्शन गिव अप कर दिया लास्ट में, ऐसा गिव अप के लिए मैं कह रहा हूँ जी। मुझे लगा कि उन्होंने इलेक्शन गिव अप कर दिया, क्योंकि मुझे क्या दिमाग में चल रहा होगा तो वही जाने। चुनाव न लड़ना ये गलत स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसलिए बन पाए क्योंकि पहले चुनाव में वो सीधे दम ठोक करके न केवल शीला दीक्षित के अगेंस्ट खड़े हो गए, बल्कि उससे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट वाराणसी जाके खड़े हो गए। उस एक चुनाव ने, एक्चुअली दिल्ली का चुनाव ने नहीं बनाया उनको, बनारस के चुनाव ने दिल्ली की राजनीति उनको बड़ा नेता कर दिया। तो वो उनको दम ठोक करके कहीं ना कहीं लड़ना चाहिए था, चाहे वो अपने गांव वाली सीट से लड़ते, न वो लड़ते किसी किसी के अगेंस्ट में, अपनी सीट से लड़ते जहां पे भी उनका गांव था, उसमें जो भी सोचते लड़ना चाहिए था। और मेरे ख्याल से उनका बयान आया भी कि चुनाव न लड़ना उनकी भूल थी। लेकिन मोटे तौर पर मेरा अपना आकलन पीके का यह है कि उन्होंने चुनाव गिव अप किया, और वो गिव अप भी एनडीए के पक्ष में किया एक तरह से, क्योंकि वो सारे बयान, हमारा आदमी भाग जाएगा या मैं नीतीश कुमार को वोट दूंगा, ये बयान एक तरह से इस बात के लिए थे कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन तेजस्वी यादव को मत जीतने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा उनके मतदाताओं को लगा भी होगा, और शायद उन्होंने आंकड़े जुड़ाने में वो भी बहुत उस्ताद है, इतने सारे उन्होंने चुनाव लड़वाए हैं। तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं शायद उनको इस बात का भी अंदेशा हो गया कि उनका वोटर जो है नीतीश कुमार को हरा करके तेजस्वी को नहीं जिताना चाहता। तो जैसे वो अपने वोटर की मन की बात बोलते चले, मतलब उनके साथ में सिंक करते। नहीं चलिए, ये तो आप की वो क्या कहते हैं सदाशय था कि आप स्पेस दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना स्पेस आप जितना सदाशय नहीं हूं। मैं आपको इस सवाल से उल्टा सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि उन्होंने गिव अप किया, तो ऐसा लगा कि एनडीए के लिए उन्होंने गिव अप कर दिया। मैं इस सवाल को शुरू से पूछता हूं कि क्या वो एनडीए के लिए ही इलेक्शन लड़ने आए थे, या आरोप बहुत लगता रहा? इसका कोई सीधा जवाब मैं नहीं दे सकता। कारण यह है कि राइट फ्रॉम द डे वन उनका, जब जिस समय 3% भी आ रहा था, उस समय में भी 3% में दो जो है वो एनडीए से ही आ रहा था, और जब 20% भी आ रहा था तो उसमें भी जो है 16-17% एनडीए से आ रहा था। तो अगर वो एनडीए के लिए बैटिंग करने उतरे थे तो ये बात तो पहले दिन से क्लैरिटी के साथ में आनी चाहिए थी कि प्रशांत किशोर पांडे अगर चुनाव लड़ेंगे बिहार की राजनीति में तो वो वोट एक ही तरफ का कटेगा, और मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दों पे भी एक ही वोट कटेगा। हाँ, प्रशांत किशोर यादव होते या प्रशांत किशोर माइनॉरिटी होते तो वो शायद कुछ उस तरीके की राजनीति का भी सोचते कि भाई मैं इधर का वोट काट रहा हूं उधर। तो ये मुझे एक ही जगह पे जाकर के उस लॉजिक में फ्लॉ नजर आता है कि ये तो राइट फ्रॉम द डे वन क्लियर था कि वो जो काटेंगे, तो इसमें जो खड़े भी हो रहे हैं तो एनडीए, अगर एनडीए से बैटिंग कर रहे हैं तो खड़े ही क्यों हो रहे हैं, मतलब उससे नहीं, आप उसको कैंपेन उन्होंने पूरा का पूरा तेजस्वी के खिलाफ किया 90%। मतलब वो आखिर में आके सम्राट चौधरी पर लड़े, लेकिन 90% उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ लड़ा, इसलिए बहुत मैं उनको छूट नहीं दे सकता आपके पास। बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि वो कैंपेन का लाभ देखिए तो एनडीए को मिला बाइपोलैरिटी के उसमें जी, कैंपेन का लाभ उनके एनडीए को मिला, क्योंकि लोगों ने मुद्दों को जब पकड़ा, और मुद्दों पे जब नीतीश और तेजस्वी के बीच में आई तो बहुत बड़े हिस्से को लगा कि नहीं, मुद्दा ये है लेकिन इसमें जो कुछ भी काम कर सकते हैं वो ट्रस्टवर्दीनेस नीतीश के ऊपर ज्यादा, तेजस्वी के ऊपर नहीं गई। तो आप उस लिहाज से एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने, अगर तो एनडीए ने उनको प्रॉप अप किया था तो बड़ा दूर की कौड़ी खेल करके वो मुझे नहीं पता, खैर वो आप ज्यादा जानते हैं ये बारीक बातें, और एनडीए और तेजस्वी उनके लिए बहुत ज्यादा हार्श हुए बगैर मुझे लगता है कि, हालांकि मैं काफी हार्श पहले उनके लिए रहा हूं, मैं जिस समय वो कर रहे थे मेरा भी मानना था कि क्या कर लेंगे, मतलब चुनाव लड़ाना अलग बात है, लेकिन मुझे जो चीज प्रभावित की उनकी वो ये कि 2 साल लगे रहे। देखिए, जूते घिसना आसान काम नहीं है, पदयात्राएं करना आसान काम नहीं है, बड़े बड़े लोग आते हैं थक के चले जाते हैं ना। अगर
अगर जिनके पास में लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी है इतनी बड़ी बड़ी, वो भी थोड़ा बहुत जूता घिसे तो परिणाम कुछ हो रहा है। वो अच्छी बात है, वो उसके लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन शायद स्ट्रेटेजी, और प्रशांत जी के लिए मैं ये वाला स्पेस नहीं देता ना कि वो स्ट्रेटेजिस्ट ही हैं एक्चुअली तो। और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट जो 15 मुख्यमंत्री बनवाए, 2 बार प्रधानमंत्री बनवाए, वो अपनी स्ट्रेटेजी गलत करेगा ऐसा मैं नहीं सोचता। मतलब ये वाली स्पेस में नहीं, ये भी सोचना कठिन है कि वो अपनी, मुझे लगता है कि वो उन्होंने शायद उसको भी स्ट्रेटेजिकली गिव अप किया कि ये चुनाव नहीं है मेरा, और इसमें जो है अगर नीतीश कुमार के बजाय तेजस्वी आ जाते हैं और तेजस्वी कुछ लंबी लाइन खींच जाते हैं तो मुश्किल होगा, तो मुश्किल होगा किसी भी दूसरे युवा लीडर के लिए वहां पर पनपना। तो हो सकता है कि उस लिहाज से उन्होंने गिव अप किया हो, लेकिन ये अब ये यूं होता तो क्या होता वाली कोई बात नहीं, हम लोग तो एनालाइज कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है, उन्होंने अच्छा काम किया ये भी हम लोग मानते हैं। आखिर तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है विजय कि पोस्ट नीतीश पोस्ट लालू जी वाले सिनेरियो में सुशील मोदी जी भी अब नहीं है, ठीक है ना, तो जो आप जिन लोगों की जिन नेताओं को आप पिछले 30-35 साल से बिहार की राजनीति को डिफाइन करते हैं, अगर आप उस लेयर को एकदम से एक बार सोचिए कि नहीं है, इवेंचुअलिटीज तो आई ना, सब लोग वयोवृद्ध हैं, सारे वो हो गए, एकदम से आप देखें कि वो लोग नहीं है, तो जब वो लोग नहीं है कहीं पर भी फील्ड में, तो आपको दिखेगा कि युवाओं का एकदम से एक वैक्यूम हो गया जी। तो जो वैक्यूम हो गया, उस वैक्यूम में स्कोप तो सबके लिए रहेगा ना, जो भी युवा फेस रहेगा वहां पर। तेजस्वी के लिए भी स्कोप है, सम्राट चौधरी के लिए भी स्कोप है अपनी लाइन खींचने का, और पीके के लिए भी स्कोप है अपनी लाइन खींचने का। तो ये चुनाव हो सकता है कि अभी भी नीतीश जी की मौजूदगी के कारण ये किसी भी और दूसरे चेहरे के लिए नहीं था। इस समय कोई भी होता उसके लिए मुश्किल होती, इसके लिए तेजस्वी यादव को क्यों कोसना या प्रशांत किशोर को क्यों कोसना नहीं, हम तो केवल कोस किसी को भी नहीं। मैंने देखा कि बहुत सारे, मैंने जब एक लाइन आपने मेरे लेख की लिखी ना कि इट वुड बी अनवाइज टू गिव टू से दैट तेजस्वी, हमने शुरुआत में कही, यस, इसका कारण यही है क्योंकि मैं पिछले 72 घंटे से देख रहा हूं कि मतलब राइट ऑफ करने की जो एक होड़ लगी है, तेजस्वी को भी राइट ऑफ किए पड़े, पीके को तो राइट ऑफ करना तो है ही है। ये सब वो लोग राइट ऑफ करते जो खुद लड़े नहीं कभी उसको छोड़िए लेकिन अब मैं छोटे छोटे से 2-3 सवाल कर लेता हूँ क्योंकि लंबा टाइम हो रहा है। एक तो ये कि ये जो मैंने कल कहा कि ये बीजेपी सरकार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए जी, ठीक है, अब ये होम मिनिस्टर भी ये बन गए हैं, क्या नाम है, सम्राट चौधरी, तो ये ठीक है क्या डेफिनेशन? और वो क्या ये 25 से 30 का जो नारा है जेडीयू का, 25 से 30 फिर से नीतीश, तो ये 25 से 30 ही नीतीश रहेंगे? डू यू थिंक सो? नीतीश जी मैं हमेशा से मेंटेन कर रहा हूं, जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे वो रिटायर नहीं होंगे, पहली बात तो ये। दूसरा, आपको याद है कार्यक्रम में मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सम्राट चौधरी पे निगाह रखिए, क्योंकि प्रशांत किशोर मूर्ख नहीं कि सम्राट चौधरी पे इतना निशाना, क्योंकि वही बात है, पोस्ट लालू पोस्ट नीतीश सिनेरियो में एक साइड में उनके सामने तेजस्वी, दूसरी साइड में सम्राट चौधरी, जिसकी लीडरशिप को उन्हें काट के बीच में सब निकलना है। सम्राट चौधरी कुर्मी कोयली कुशवाहा वाली जाति उससे आ रहे हैं, और जिस सहजता से नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास में दिया, वो बाकी कोई कुछ भी बोले, मेरा मानना यह है कि वो शायद नीतीश और सम्राट के बीच के इक्वेशन को भी दिखाता है। क्योंकि मैं जब पटना गया था तो मुझे हर व्यक्ति ने इस बात को बोला कि जेडीयू के नेता भी उतने क्लोज नहीं है इस समय नीतीश के जितना सम्राट चौधरी स्वयं, ठीक है, तो वो भी एक क्लोजनेस को दिखाता है कि वो उनका विश्वास जीतने में। सम्राट चौधरी ने सबसे ज्यादा कैंपेन जेडीयू की सीट पे किया भाई जी, मैंने वो भी हिसाब रखा है पूरा, और एक जमाने तक वो सबसे खिलाफ थे नीतीश कुमार, सबके खिलाफ थे। और दूसरी चीज, सम्राट चौधरी के पिताजी समता पार्टी के फाउंडर्स में से थे जो नीतीश कुमार के साथ में काम करते, एक शायद वो भी एफिनिटी होगी उनकी। लेकिन सम्राट चौधरी पे निगाह रखिए, वो आप उनके प्रोनाउंसिएशन का, बाकी चीजों का लोग मजाक, वो तो खैर ये चलता रहता है कैंपेन में, वो दैट्स नॉट द इश्यू, ठीक है। उन्होंने अपने आप को एक बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में अपने आप को स्थापित किया जी। उनका इक्वेशन संघ से तो भले ही न बना हो, लेकिन बीजेपी की लीडरशिप से बहुत क्लियर है। जब अमित शाह जाके बोलते हैं कि मोदी जी इनको बड़ा आदमी, वो बहुत क्लियरली बताता है कि सम्राट जी के बड़े आदमी होने का इंतजार करना है अच्छा ये बताइए, ये अभी जो एसआईआर चालू हो गई और फिर से राहुल जी और सब लोग खड़े हो गए, आपको लग रहा है फिर से कुछ मामला तेज पकड़ेगा? ममता जी भी नाराज हो गई हैं।
मैं पता नहीं क्यों इस बात को मैंने बोला था कि गलती से सीख करके कि एसआईआर का मुद्दा पूरी तरह से ठस्स मुद्दा है, कोई असर नहीं हुआ। अगर तेजस्वी यादव के कैंप में आप पूछेंगे तो शायद बहुतायत पे वो ये साफ बोलेंगे कि राहुल जी ने उनके महीने 1.5 महीने खराब किए एसआईआर के चक्कर में। वो रोजगार वाले मुद्दे पे अगर दम ठोक के लगे रहते, आंकड़े भी ये कह रहे हैं कि शायद वो ज्यादा उनको लाभकारी होता। लेकिन सवाल ये है कि उस पर डबल डाउन करना, अब कांग्रेस उसको डबल डाउन करना चाहती है, डबल डाउन नहीं और ज्यादा एग्रेसिवली। मुझे कोई औचित्य उसका नहीं दिख रहा है। राजनीति में प्रूडेंस इस बात का है, विजडम इस बात का है, दूरदर्शिता इस बात की, जो चीज नहीं चली उसको तुरंत छोड़िए, अगली चीज आगे बढ़िए। जैसे बीजेपी ने बहुत बार किया, बीजेपी बहुत जल्दी उस पर चली जाती है, जैसे कास्ट सेंसस को लेकर भी लें तो उन्होंने तुरंत उसमें बदल गए। एक लास्ट सवाल कि ये जो इम्पीचमेंट की बात आ गई, अब इम्पीचमेंट पर जाएंगे, इमोशन में नहीं जाएंगे, लेकिन ये ओवरऑल जो एक्सरसाइज हुई है इलेक्शन कमीशन की इमेज को डेंट करने की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या डेंट हो रही है इमेज, और क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है? सवाल खड़ा करना खतरा कैसे होता है? देखिए, लोग सवाल तो खड़ा विपक्ष को करना ही चाहिए, चुनाव सुधार के लिए लगना ही चाहिए। मुझे लगता है समस्या सवाल खड़े करने में नहीं थी, समस्या इस बात में थी कि आप किसी के खिलाफ वैयक्तिक रूप से आप कैंपेन करें, किसी के पीठ पे टारगेट करें, उसके परिवार को खींचे बीच में, वो तो और वो ठीक नहीं था। और वो भी एक आईएएस अधिकारी जो केरल कैडर का है। केरल के 6 मुख्यमंत्रियों को उसने सर्व किया, जिसमें 3 कांग्रेस के, 3 लेफ्ट के। बीजेपी का वहां नामो निशान नहीं कहीं पर केरल में 2 लोग तक। और हुआ क्या, सही गलत एक कोने कीजिए, आपकी लड़ाई एक तरफ है। एसआईआर की लिस्ट के ऊपर चुनाव हुआ, कोई विरोध कुछ भी ऐसा नहीं आया, ना कोई बूथ पे लोगों की तादाद लग गई कि भैया मेरा नाम कट गया, हम वोट नहीं डाल पाए, कोई सड़क पे नहीं आया। वोट के टर्नआउट के आंकड़े पिछली बार की तरह से करके सीधे सीधे जो टर्नआउट रिपोर्टेड था वही निकला। 72 घंटे के अंदर वो सारे फॉर्म के सारी चीजें अपलोड हो गई, कितना एक एक वोट का हिसाब किताब उन्होंने चढ़ा दिया। मेरे ख्याल से एक भी रीपोलिंग का ऑर्डर नहीं हुआ, एक हिंसा की घटना नहीं हुई। अब अगर आप चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से देखें तो बिहार के इतिहास में इस तरीके का चुनाव तो शायद शेषन जी के समय एक जब हुआ था, वो बड़ा बड़ा रिमार्केबल इसलिए माना गया था क्योंकि बड़ा टर्न अराउंड था। तब टर्न अराउंड था, टर्न अराउंड था। अब इतने अच्छे, अब और अभी एसआईआर हो रहा है तो क्या हो रहा है, कांग्रेस को छोड़ के सारी विपक्षी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही। डीएमके के ऊपर मैंने स्टोरी पढ़ी इंडियन एक्सप्रेस में या प्रिंट में कि किस तरीके से वो ऐप बना करके लाखों घरों में जा रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। टीएमसी के लोग किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भले ही ऊपर से बोले, लेकिन नीचे हमको पता है तैयारी कर रही है, वो तैयारी कर रही है। तैयारी हर सर एक चीज और जोड़ दे, एक चीज और सवाल मैं समझना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान पैसा बांटा गया, ये तो गंभीर सवाल है ना। गलत था, मैं तो साफ बोल रहा हूं, ये सवाल है जो उठने चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान एक ही रूल होना चाहिए ना। अगर आपने पहले कभी किसी चीज को रोका था, इस बार भी रोकना चाहिए था। इस पर एसआईआर के ऊपर भी मैंने पहले दिन सवाल उठाया था कि चुनाव के इतने पास में एसआईआर क्यों, कम से कम 6 महीने 1 साल पहले होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सवाल उठाइए ना, सवाल इस बात पे उठाइए, रिफॉर्म को इस पर लेके जाइए कि अब तो आधार को लिंक कीजिए आप वोटर आईडी कार्ड से, अंगूठा लगा करके कि कोई आदमी 2 जगह वोट न डालता है, क्यों नहीं उसके ऊपर विपक्ष बोलता है। विपक्ष का वीवीपैट, विजय जी, 5-5 रैंडम बूथ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठा करके वीवीपैट मिलाए गए, सैंपलिंग की गई। एक वीवीपैट की गिनती कहीं इधर से उधर नहीं हुई, ठीक है ना। तो जो संस्था है, जो प्रोसेस है, उसके ऊपर निशान मत लगाइए, उसको बेहतर कीजिए। आपको जहां पे पक्षपात लग रहा है उन निर्णयों पे उंगली उठाइए कि ये 10,000 की स्कीम रोकी क्यों नहीं गई, ये इस पर उंगली उठाइए। बाकी चीजों पे उंगली उठाना चाहिए, वो उस पर बात होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने इस पर एनालाइज किया पोस्ट इलेक्शन, बल्कि ये सब काम नहीं कर रहे, और वो सब लोगों के लिए वो है, मदद के लिए भी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो इलेक्शन समझ रहे हैं। इतनी मेहनत का काम आपने किया, उसके लिए एक बार फिर से बधाई, बहुत शुक्रिया। वक्त निकाला उसके लिए भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और यशवंत जी की तरह से दम लगाकर काम करते रहिए।
थैंक यू, शुक्रिया।